हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फेडरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे और इंडियन पर्सपेक्टिव में यानी कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरल फीचर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि फेडरलिज्म होता क्या है और फिर इंडिया के पर्सपेक्टिव में वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कुछ शामिल किए गए हैं और क्या फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म के। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि मॉन्टेस्क्यू कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट इज ए कन्वेंशन बाय विच सेवरल सिमिलर स्टेट एग्री टू बिकम मेंबर ऑफ ए लार्ज वन। इसमें मॉन्टेस्क्यू कहते हैं कि जो संघात्मक सरकार है वो एक ऐसा समझौता है जहां बहुत से एक जैसे राज्य एक बड़े राज्य के सदस्य बनने के लिए सहमत हो जाते हैं, यानी कि कुछ राज्य मिलकर एक बड़ा राज्य बनाने में सहमत हो जाते हैं। इसके बाद हैमिल्टन का कहना है कि फेडरेशन इज एन एसोसिएशन ऑफ स्टेट्स दैट फॉर्म ए न्यू वन। तो हैमिल्टन कहते हैं कि जो संघ राज्य है वो राज्यों का एक ऐसा समुदाय है जो एक नवीन राज्य का स्थापना करता है, एक नया राज्य का निर्माण करता है, कुछ राज्यों का एक समूह है, एसोसिएशन है। इसके बाद जेलनेक ने कहा है कि ए फेडरल स्टेट इज़ ए सोवरन स्टेट फॉर्म्ड आउट ऑफ सेवरल स्टेट्स, यानी कि बहुत से राज्यों के द्वारा मिलकर एक राज्य का निर्माण किया गया है। संघात्मक, इसमें जेलिनेक ने कहा है कि जो संघात्मक राज्य है वो कई राज्यों के मेल से बना हुआ एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, यानी कि वो भी सोवरन ही है, जो जिसका निर्माण किया गया है वो भी एक सोवरन स्टेट है। तो जो फेडरेशन बनाया जाता है तो उसके दो टाइप्स भी आते हैं। एक होता है यूनिफिकेशन के आधार पर और एक है सेपरेशन के आधार पर। यूनिफिकेशन यानी कि एकीकरण के आधार पर, सेपरेशन है कि शक्तियों का डिवीज़न करके या एक पार्ट में से उसमें अलग अलग यूनिट बना के सेपरेशन करके उसका विकेंद्रीकरण करके पृथक्करण करके। तो जो फर्स्ट है यूनिफिकेशन का हम एग्जांपल लेते हैं, वो सबसे पहले बात ये है कि जो संघात्मक शासन व्यवस्था है वो अमेरिका की देन है, यूएसए की देन है। तो जो यूनिफिकेशन का जो टाइप है वो हम यूएसए से लेते हैं, क्योंकि यूएसए में जो फेडरेशन सिस्टम को अपनाया गया है वो अलग अलग जो सोवरन स्टेट्स थे उन्होंने मिलकर एक फेडरेशन का निर्माण किया है। और ये यूएसए में एक संघ सरकार का उन्होंने निर्माण किया। इसके बाद जो सेकंड आता है, इस प्रकार की व्यवस्था को हम अभिकेंद्री संघ कहते हैं, यानी कि सेंट्रिपेटल फेडरेशन कहा जाता है। इस प्रकार की जो एकीकरण यानी कि यूनिफिकेशन के आधार पर जब कोई किसी संघ सरकार का निर्माण किया जाता है तब उसे सेंट्रिपेटल फेडरेशन यानी कि अभिकेंद्री संघ कहा जाता है। इसके अलावा जो सेकंड टाइप आता है हमारा, जो सेपरेशन या डिवीज़न के आधार पर होता है, उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फेडरेशन के नाम से जाना जाता है। जो भारत की व्यवस्था है उसको सेंट्रीफ्यूगल फेडरेशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भारत में स्टेट्स को हमने पावर डिवाइड की है। इंडिया है एक पूरा एक सोवरन स्टेट है, उसने अपने यूनिट्स को शक्तियाँ डिवाइड की हैं। और अब बात आती है, हम इंडिया की पर्सपेक्टिव में हमें पढ़ना है तो हमें क्या पॉइंट आता है कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरेशन वर्ड यानी कि संघ शब्द का, संघात्मक शासन प्रणाली का कहीं भी यूज़ किया गया है। तो भारत के संविधान में कहीं भी संघ शब्द यानी कि फेडरेशन वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया, भारत है वो यूनियन ऑफ स्टेट यानी कि राज्यों का एक समूह है। लेकिन यहाँ कहीं भी मेंशन नहीं है कि वो फेडरेशन है। तो इसमें यूनियन शब्द का यूज़ करने का मेन कारण ये रहा था कि जो फेडरेशन है, जो यूएसए की फेडरेशन है, तो वहाँ कुछ राज्यों ने मिलकर समझौता किया था और वो समझौते के आधार पर संघ सरकार का उन्होंने निर्माण किया था। लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। और इसके बाद दूसरा कारण ये भी है कि जो यूएसए का फेडरेशन है वहाँ कोई भी राज्य फेडरेशन से अलग हो सकता है, उनका अलग संविधान हो सकता है,
लेकिन भारत में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। भारत में सभी राज्यों के लिए एक ही संविधान है और कोई भी राज्य संघीय प्रणाली से अलग नहीं हो सकता। और संविधान अलग होने की बात तो दूर, भारत में राज्यों को संविधान में संशोधन करने की पहल करने का अधिकार भी नहीं है। इसके बाद हमारे पॉइंट आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फेडरल फीचर्स हैं या यूनिटरी फीचर्स हैं। तो भारतीय जो संविधान है वो इन दोनों का एक मिला जुला रूप है, जिसमें संघात्मक के साथ एकात्मक गुण भी देखने को मिलते हैं। तो हम इस पार्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल जो फीचर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी संघीय सरकार है, किसी भी देश का जो संघीय संविधान है उसमें जो संविधान है वो सर्वोच्च कानून होता है, किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। जो भारत सरकार है या कोई भी संस्थान है या व्यक्ति है वो संविधान के से ऊपर नहीं है, संविधान के अनुसार ही उसको कार्य करना है। और देश की जो सभी संस्थाएं हैं उनका स्रोत भी संविधान ही है, चाहे वो संघीय सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो संविधान के अनुसार ही अपना कार्य चलाएगी। इसके अलावा जो हमारे देश के सभी उच्च अधिकारी हैं, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, उनका पद ग्रहण करने से पहले संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार करने की शपथ ली जाती है। इन सभी को शपथ दिलाई जाती है कि वो संविधान की सर्वोच्चता में विश्वास रखेंगे। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है डिवीज़न ऑफ पावर। डिवीज़न ऑफ पावर का मतलब है शक्तियों का विभाजन सेंटर और स्टेट के बीच में। हम हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल है उसमें डिवीज़न ऑफ पावर्स के दिया गया है कि शक्तियों का बंटवारा किया गया है, केंद्र के पास कौन सी शक्तियाँ रहेंगी और राज्यों के पास कौन सी शक्तियाँ रहेंगी। तो इसमें 3 सूची बनाई गई हैं। सबसे फर्स्ट आती है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब है संघ सूची। संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो राष्ट्र महत्व के हैं और जिनके संबंध में कानून केवल संसद ही बना, जिनका अधिकार है, संसद का ही अधिकार है उनके ऊपर कानून बनाने का। तो इस समय हमारे पास जो यूनियन लिस्ट है उसमें 100 सब्जेक्ट हैं जो ओरिजिनली 97 थे, जिनको जो 3 एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं 92 कै, 92 ख और 92 ग, इनको 88th अमेंडमेंट 2003 में जोड़ा गया था। इसमें मामले आते हैं जो हमारे सिक्योरिटी से रिलेटेड है या फॉरेन अफेयर से रिलेटेड है, आर्म फोर्स है, सिटीजनशिप है, रेलवे, डाक, वॉर एंड पीस, इस टाइप के जो नेशनल इम्पोर्टेंस के जो जितने भी मामले हैं वो यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं और इनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार हमारी संसद के पास होता है। इसके बाद जो सेकंड लिस्ट है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में वे विषय शामिल हैं जो स्थानीय महत्व के हैं, जो लोकल इम्पोर्टेंस यानी कि स्टेट लेवल के इम्पोर्टेंस के हैं। तो उनके ऊपर जो कानून बनाने का अधिकार है वो सामान्यतः राज्य विधानमंडल के पास होता है। तो इसमें वर्ड आता है कि सामान्यतः, कभी भी विशेष परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उन राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास चला जाता है। तो जो इसमें विषय हैं, ओरिजिनली हमारे पास 66 विषय सब्जेक्ट्स थे स्टेट लिस्ट में, लेकिन इस समय हमारे पास 61 सब्जेक्ट्स हैं। इसमें जो विषय हैं वो हैं जैसे पब्लिक हेल्थ है, सफाई से रिलेटेड, लॉ एंड ऑर्डर, जेलें, पुलिस, लोकल गवर्नेंस यानी कि जो पंचायती राज है, कृषि, वन, सिंचाई, इस प्रकार के जितने भी स्थानीय महत्व के विषय हैं वे सभी स्टेट लिस्ट में काउंट किए जाते हैं, सभी स्टेट लिस्ट में दिए गए हैं। इसके बाद थर्ड हमारी लिस्ट आती है वो है कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वे विषय दिए गए हैं जिन पर केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर कभी किसी विषय के संबंध में दोनों सरकारें आपस में विरोधी कानून बना देती हैं तो संघीय संसद द्वारा बनाया गया कानून ही लागू होता है
और जो राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून है वो रद्द हो जाता है उस सीमा तक जहाँ तक वो उसका विरोध कर रहा है, उस सीमा तक उसको रद्द कर दिया जाता है। इस समय हमारे पास 52 सब्जेक्ट्स हैं कंकरेंट लिस्ट में, और जो ओरिजिनली 47 थे, यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें हमारे पास 47 सब्जेक्ट्स थे, और एट प्रेजेंट हमारे पास 52 सब्जेक्ट्स हैं। जो आर्टिकल 90 अमेंडमेंट हमारा 42 हुआ था उसमें जोड़ी गई थी। इसके बाद इन तीनों सूचियों के अलावा भी हमारी एक रेजिस्ट्री पावर है जिसको केंद्र को सरकार को सौंपा गया है। केंद्र सरकार को अवशेष शक्तियों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार है। अवशेष शक्तियों में वे विषय शामिल होते हैं जो इन तीनों सूचियों में नहीं शामिल हुए थे, या फिर कोई ऐसा विषय जो नया उत्पन्न हुआ हो उनको अवशेष शक्तियों में ऐड किया जाता है। इसके बाद हमारा थर्ड जो फेडरल फीचर्स है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है कि रिटन एंड रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारतीय संविधान है वो लिखित भी है और कठोर भी है और किसी भी संघीय सरकार का ये एक गुण माना जाता है कि संविधान का लिखित होना और कठोर होना। भारतीय संविधान को एक निश्चित तिथि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसमें एट प्रेजेंट हमारे पास 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 अध्याय हैं। हालांकि जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है उसमें काफ़ी अपवाद रहता है कि ज़्यादा है कम है, लेकिन अभी जो मार्किंग है, लास्ट मार्किंग वो 395 ही है। जो सब पार्ट ऐड किए गए हैं उनमें आगे ऐड नहीं हुए हैं, तो हम उसको 395 ही पढ़ सकते हैं। तो इन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखित है, और उस लिखित संविधान में हमारा शासन के सभी अंगों, केंद्र शासन के सभी अंगों का मतलब है कि हमारी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इसके अलावा राज्य और केंद्र सरकारों की शक्तियों के प्रयोग और इनके ऊपर कोई भी अगर मामला होता है तो उसमें सभी तरह के मामलों को संविधान में बड़ी आसानी से बताया गया है, और सभी की जो पावर्स हैं उनको डिवाइड किया गया है। ये लिखित संविधान की विशेषता है कि सभी को लिखित में हमें पता है कि कौन सी शक्तियाँ किसके पास हैं। इसके अलावा इसमें कठोरता भी है क्योंकि संविधान संशोधन करना बिल्कुल इतना आसान नहीं है कि प्रत्येक दिन या केंद्र अपने फेवर में संविधान संशोधन कर लें। और इसके अलावा संविधान का बहुत बड़ा भाग ऐसा भी है जिसमें संसद के 2/3 बहुमत के अलावा आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति लेना भी आवश्यक है। तो संघात्मक प्रणाली में ये एक विशेषता रहती है कि जो संविधान है वो रिटन होता है और रिगिड यानी कि कठोर रहता है, ताकि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में मनमुटाव ज़्यादा ना हो, और दोनों की शक्तियों का स्रोत भी संविधान है, और संविधान ही देश का सर्वोच्च कानून है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो आता है सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी। भारतीय संविधान है उसमें जो संघीय सरकार की एक विशेषता है वो है कि सुप्रीमेसी है जुडिशरी की। संविधान के अनुसार अगर कोई भी शासन का अंग है कार्यपालिका या विधान पालिका कार्य नहीं करती है, तो जो जुडिशरी है हमारी वो संविधान की व्याख्या करने और उसकी रक्षा करने, उसका अधिकार हमारे सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है कि अगर संघीय सरकार या राज्य सरकार जो उनका अधिकार क्षेत्र है उसमें रहकर कार्य नहीं कर रही हैं या एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप कर रही हैं या इसका उल्लंघन कर रही है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है, रद्द कर सकता है। उसके निर्णय अंतिम होते हैं जिन्हें संघीय सरकार तथा राज्य सरकार दोनों को मानना पड़ता है। सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी भी एक फेडरल फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है पॉइंट ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम सॉरी। तो जो संघीय राज्य होते हैं उनमें दोहरी शासन प्रणाली की व्यवस्था होती है। संघ अनेक इकाइयों में विभाजित होता है, जैसे इंडिया में जो स्टेट हैं 28 स्टेट हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और दोनों की अलग अलग राज्य सरकार अलग हैं और केंद्र सरकार अलग हैं। तो ये फेडरल फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, कि किसी भी संघ के केंद्र
तथा राज्य सरकारों के निर्णय हैं उनके लिए सहयोग और तालमेल का शासन तंत्र होना चाहिए। जो भारतीय संविधान में अंतर्राज्यीय सहयोग के लिए व्यवस्था है और समय समय पर केंद्र द्वारा मुख्यमंत्रियों तथा राज्यपालों के सम्मेलन, इनकी कॉन्फ्रेंसेस भी बुलाई जाती हैं, राज्यपालों की भी मुख्यमंत्रियों की भी कॉन्फ्रेंसेस बुलाई जाती हैं, ताकि केंद्र और राज्यों के बीच में समन्वय स्थापित हो सके और वो एक दूसरे के साथ काम कर सकें, कोऑपरेशन के साथ वो काम कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट हमारा फेडरल फीचर आता है कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि द्विसदनीय विधानमंडल। द्विसदनीय जो इंडियन पार्लियामेंट है वो द्विसदनीय है। जिसको हम अपर हाउस बोलते हैं राज्यसभा, और लोअर हाउस लोकसभा। लोकसभा है वो डायरेक्टली जनता का प्रतिनिधित्व करती है, और जो राज्यसभा है वो इनडायरेक्ट रूप से इलेक्टेड होते हैं उसके मेंबर, और वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। क्योंकि जो राज्यसभा के सदस्य हैं एट प्रेजेंट हमारे पास 245 मेंबर्स हैं, उनमें से 233 जो मेंबर्स हैं वो राज्यों से चुने जाते हैं, और राज्यों की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। तो वो राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो राज्य और लोग यानी कि जनता का प्रतिनिधित्व करती है लोकसभा, और राज्य का प्रतिनिधित्व राज्यसभा करती है। तो ये भी एक फेडरल फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल फीचर्स थे। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिटरी फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी फीचर्स कौन कौन से हैं, और क्या इंडिया को फेडरल कंट्री कहना या यूनिटरी कंट्री कहना ठीक रहेगा।